Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We were doing chapter 16 of offenses affecting the human body, and today we are going to start a very important group of section that are section related to your sexual offenses. Okay bache, and in that your group is from section 375 to 376E. Okay, and this group is known as sexual offenses. All right bache, so in this we are going to have our section related to rape, gang rape, then punishment of these offenses we are going to discuss. So before starting section wise, let us discuss what were the important amendments that are being done in rape laws. Okay, so important amendments बच्चे हम जब start करेंगे हमारे rape laws से related, तो the very first, that is the very first case, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देखिए बच्चे, हमारे जो रेप लॉज आए स्टार्टिंग में जब वो बुक में लिखे गए तब उनकी डेफिनेशन कुछ और थी. धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता गया, अमेंडमेंट्स आती गई, इन सेक्शंस को हमने थोड़ा वाइड कर दिया, इनकी डेफिनेशंस को थोड़ा वाइड कर दिया. सो there were three major cases that led to the main amendments in rape laws. The first case was Tukaram versus State of Maharashtra. It was the case of 1979 bache, and this case is also known as Mathura Bai rape case. Okay, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, साथ में नोट्स प्रिपेयर कर लो बेशक, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, आपको पता है फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वुमेनहुड पॉइंट ऑफ व्यू हाउ मच इम्पॉर्टेंट दीज सेक्शंस आर. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस केस, देन वी विल सी हाउ आवर रेप लॉज वर अमेंडेड. राइट, तो इस केस में क्या था बच्चे, इसमें जो मथुरा बाई थी वो एक ट्राइबल वुमेन थी एंड शी वॉज इन पुलिस कस्टडी. बहुत ध्यान से सुनना, पुलिस कस्टडी में थी और उसके साथ वहाँ पर रेप होता है. उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं था एंड इवन शी डिडंट रेजिस्टेड वाइल रेपिंग. ये चीज़ यहाँ पर थी कि उसने रेजिस्ट नहीं किया था जब उसका रेप हो रहा था. रेजिस्ट मतलब शी डिडंट सेड एनी वर्ड अगेंस्ट इट, शी वॉज नॉट अगेंस्ट दैट, ये चीज़ थी. अब तो कोर्ट ने बोला कि इसने रेजिस्ट नहीं किया है एंड हर हिस्ट्री सेज दैट शी यूज्ड टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर हर मैरिज टू. So she was considered a taboo and habitual of sex. All right, मतलब किसी वुमेन की हिस्ट्री को अगर हम लेकर चलें तो उसमें ये बोला गया कि ये हिस्ट्री इसकी ऐसी ही रही है, तो इसलिए she didn't even resisted and she is habitual of sex. Now तो कोर्ट ने सेक्सुअल इंटरकोर्स तो माना, मतलब ये तो माना कि हाँ, बट उसे रेप नहीं माना उस केस में. तो कस्टडियल रेप में उसने अब क्या माना जाए, जब उसने नहीं माना मतलब शी डिडंट रेजिस्टेड, यहाँ पर उसने रेजिस्ट नहीं किया, तो ये भी तो मान सकते हैं कि वो क्या था, कस्टडियल रेप था, मतलब शी वॉज इन द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स. दैट्स वाई कस्टडियल रेप होने की वजह से शायद डर से उसने रेजिस्ट ना किया हो. राइट, तो ये थोड़ा मान लेंगे कि ये रेप नहीं है, बॉडी पर निशान नहीं है या उसने कंप्लाई कर लिया, तो ये थोड़ा मानेंगे कि उसने कंसेंट कर दी. यस, हमने सिर्फ ये देखा है कि उसने रेजिस्ट नहीं किया. क्या हमने ये पढ़ा है कि शी कंसेंटेड, शी सेड यस? नहीं ना, तो कंसेंट नहीं है तो ये रेप है, और अगर उसकी कंसेंट नहीं है बच्चे, रेप है. तो इस जजमेंट से, इस केस से क्या आया, दिस रिजल्ट बाय क्रिटिसाइजिंग दैट जजमेंट. जो जजमेंट दी गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब शी वॉज कंसिडर्ड अ टैबू एंड दैट इज़ नॉट अ रेप, एक सेक्शुअल इंटरकोर्स जस्ट माना गया, तो ये क्रिटिसाइज की गई जजमेंट. और इसके बाद हमारा क्या आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई बच्चे, ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो आप हमारी हम पढ़ेंगे, एंड इट वॉज इन 1983. तो इसके अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी इस अमेंडमेंट के बाद. मेजर चेंजेस ऑफ दीज अमेंडमेंट्स वर, फर्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ of proving that consent was present lies on the accused.
राइट बच्चे, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर हो जाएगा, एक्यूज्ड पर, मतलब यहाँ पर जो कस्टडी में इंचार्ज थे जिन्होंने रेप किया, दे हैव टू से दैट यस दैट वुमेन कंसेंटेड। ओके, देन नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इसमें आई थी बच्चे, दैट कस्टडियल रेप ब्रोट इन द प्रिव्यू ऑफ रेप अंडर सेक्शन 376(2). ठीक है, हमारी जो 376 सेक्शन जो भी होगा, कस्टडियल रेप की पनिशमेंट भी दी जाएगी। ओके, और ये तो होना ही चाहिए बच्चे, कस्टडी में आप किसी का रेप नहीं कर सकते हो। ओके, दैट्स योर ड्यूटी टू डेटर, एंड इफ यू आर डूइंग, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दीज अमेंडमेंट्स, दीज लॉज। ओके, कस्टडियल रेप को इंक्लूड किया गया। देन थर्ड वाज, इसी सेक्शन के बाद हमारे सेक्शंस जो आए जो कि 376A है, 376B, 376C एंड 376D, ये सेक्शंस को भी ऐड किया गया इस अमेंडमेंट में ही। फोर्थ क्या चीज़ आई, डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इज पनिशेबल। ओके, ये हमने 228A में आई, अभी हमने जो लास्ट सेक्शंस डिस्कस किए प्रीवियस वीडियोस में, उसमें भी बच्चे ये था कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो ये सर्टेन अमेंडमेंट्स इस केस के बाद आई थी। आफ्टर फिर मथुराबाई केस बच्चे, जो हमारा सेकंड केस बहुत इम्पॉर्टेंट आया, दैट वाज निर्भया। निर्भया केस आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, 212 का केस है बच्चे, जिसको हम दिल्ली गैंगरेप केस भी बोलते हैं। ओके, दिस after this case resulted in the criminal law amendment ordinance 2 2013। ठीक है, फिर से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई बच्चे, आप सब इस केस के बारे में जानते हैं अच्छे से, राइट, 2013 में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमिटी, जिसके हेड थे, दैट वाज जस्टिस वर्मा कमिटी, ही सेड ऑल्सो कॉल्ड दैट निर्भया एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट को निर्भया एक्ट या एंटी रेप एक्ट भी बोला गया। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी, उन्होंने इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, दैट इंक्रीज द पनिशमेंट ऑफ रेप। ओके, जो पनिशमेंट पहले थी अब उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया। इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक वॉरिज्म, एसिड अटैक्स एट्सेट्रा, इनकी भी पनिशमेंट्स इस केस के बाद इंक्रीज की गई थी। तो बेसिकली क्या था बच्चे, increase in punishments, then stricter provisions for regarding the complaints of rape, जैसे ही रेप की कंप्लेंट्स आए उनके अगेंस्ट आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, कंप्लेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन। देन फोर्थ वाज बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन which gives dignity and respect to women over their choices of sexual relationships and for the sexual autonomy. So bill of rights for women आया। Okay, right, now moving to the third, the most important case after that, वो क्या था बच्चे, कठुआ रेप केस, कठुआ रेप case। okay, and this was in 2018। ठीक है बच्चे, इस केस में क्या हुआ था बच्चे, इसमें एक माइनर का रेप हुआ था, माइनर गर्ल का। ठीक है, माइनर was raped। okay, this resulted in the criminal law amendment ordinance 2017। इसके बाद क्या ऑर्डिनेंस आए बच्चे, इसने किस में रिजल्ट किया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। ओके, so main objective was to give harsher punishment to the perpetrators of rape, especially for the rape of minor girls below 16 and 12 years। ओके, सो यहाँ पर भी हार्शर पनिशमेंट दी गई थी बच्चे, एंड स्पेशल फोकस वाज ऑन द ऑफेंडर्स हु डिड द रेप ऑफ द गर्ल्स बिलो 16 years or below 12 years, right? So minimum punishment of rape increased from 7 years to
10 years, मतलब मिनिमम कम से कम सज़ा कितनी कर दी थी 10 years, तो जेल में रहना ही पड़ेगा। पहले 7 years थी, अब उसको 10 years किया गया। देन नेक्स्ट थिंग वॉज बचे गैंग रेप ऑफ अ गर्ल बिलो 16 years, imprisonment for the rest of life. That was very good amendment. Then rape of the girl below 12 years was minimum 20 years punishment and it could be up to death penalty too. Okay, तो ये चीज़ें इनमें इंक्रीज की गई। Then provision for the speedy investigations and trials and appeals. Okay, एक speedy investigations के ऊपर भी बड़ा जोर दिया गया कि जो जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, ट्रायल पूरा हो, अपील्स के लिए टाइम हो, सब कुछ जल्दी जल्दी एक प्रोसीजर हो। तो ये अमेंडमेंट हमारे किस में की गई थी, सीआरपीसी में। इन्वेस्टिगेशन का टाइम 2 months रखा, लाइक ट्रायल का 2 months, डिस्पोजल ऑफ अपील विद इन 6 months. Then no provision for anticipatory bail for a person accused for the rape or the gang rape of the girl below 16 years of age. So ये बहुत बढ़िया चीज़ की गई थी बच्चे, what? No anticipatory bail, कोई anticipatory bail नहीं मिलेगी to the accused. ओके, समझ में आया बच्चे? बहुत बढ़िया बढ़िया अमेंडमेंट्स दी गई थी। इन केसेस के बाद ज़्यादा जोर आया हमारे इसमें, एक देयर वाज अ नीड टू रिफॉर्म द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दैट लॉ। ओके, नाउ अब क्या था बच्चे, इफ़ डिफरेंस, इसमें एक और चीज़ थी, इफ़ डिफरेंट पनिशमेंट्स इन आईपीसी एंड पॉक्सो, हमारा पॉक्सो एक्ट कौन सा है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट, अगर दोनों में डिफरेंट पनिशमेंट दी जाएगी बच्चे, देन पनिशमेंट विच विल बी हायर दैट इज गिवन। एक हमारा पॉक्सो, एक आईपीसी है, ठीक है। अगर दोनों ही ऑफेंसेस की पनिशमेंट इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, तो आप किसको कंसीडर करोगे, हायर पनिशमेंट को, क्योंकि जो क्राइम है वो बहुत ही हार्शर है। ओके, रेयर क्राइम है, दैट्स वाई टू डेटर हमेशा हायर पनिशमेंट को ही प्रेफरेंस मिलेगी। अब आपको अच्छे से समझ में आया बच्चे हिस्ट्री बिहाइंड द सेक्सुअल ऑफेंसेस रेप लॉज। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 375 रिलेटेड टू रेप। ओके, अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं बच्चे, क्योंकि अब हमने डिफरेंट अमेंडमेंट्स पढ़ ली, अब हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए। ठीक है, रेप क्या कहता है बच्चे, ओल्ड प्रोविजन ऑफ रेप ओनली कंटेन पिनाइल और वेजिनल पेनिट्रेशन एज रेप। ठीक है, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था उसमें सिर्फ क्या था, पेनिल और वेजिनल पेनिट्रेशन, राइट। आफ्टर वन केस दैट वाज साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट बच्चे, ये केस था हमारा साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस फाइल्ड बाय एनजीओ, जो ये साक्षी है बच्चे, ये एक एनजीओ नेम्ड है जिसका नेम साक्षी है। दे पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड all kind of forcible penetrations, right, सिर्फ penile और vaginal penetration नहीं, all kind of forcible penetrations and not just these one under the definition of rape. Then court didn't change the definition, court ने तभी भी definition change नहीं की, but said that this is the serious issue and the parliament should address this problem in the, and parliament widened the definition in 2013. ओके बच्चे, अमेंडमेंट जो हमने पीछे पढ़ी हैं 2013 वाली निर्भया वाली, उसमें चेंज की गई थी हमारी रेप की डेफिनेशन। ओके, दिस इज द थिंग टू रिमेंबर। देन ओनली अ मैन कैन कमिट अ रेप, मेन चीज़ें बच्चे इसकी याद रखना, ओनली मैन, ठीक है, बिकॉज अ वुमेन कैन नेवर पेनिट्रेट, सो ओनली मैन। Then even consensual sex with a girl below 18 years of age is rape. ठीक है, अगर आपने 18 ईयर्स से बिलो किसी गर्ल का विद कंसेंट, ठीक है, उसके साथ सेक्स किया है, वो भी रेप में इंक्लूड होगा, राइट। देन नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद योर वाइफ, ये चीज़ देखने की बात है बच्चे, वाइफ के साथ अगर आप विदाउट कंसेंट, ठीक है, विदाउट कंसेंट इफ यू आर डूइंग सेक्स, देन it will not amount to rape. So ये रेप नहीं है,
बट यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चे, नॉट यंगर देन 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, वाइफ ग्रेटर देन 15 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो 15 ईयर्स से कम है, फिर आपने चाहे कंसेंट ली है या नहीं ली है, वो रेप में ही आ जाएगी। सो इफ वाइफ इज above 15 years and you are still doing sex without her consent, it will not amount to rape. So आपको इससे क्या आइडिया मिला, that marital rape is still not crime in India. Okay, then बच्चे अब केस आता है आपका, एक हस्बैंड है, 19 years वाइफ है, they can have sex without her consent. Yes, therefore एज ऑफ 15 ईयर्स, हाँ एक चीज़ बच्चे, जो ये 15 ईयर्स एज है, ये अब 18 ईयर्स हो गई है, ये जो मैंने यहाँ बताया 18 ईयर्स। सो दिस एज इज़ नाउ 18 ईयर्स इन दिस कंटेक्स्ट। इंडिपेंडेंट थॉट्स, ये हमारा 18 ईयर्स कब हुआ, एक हमारा केस था इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देयरफॉर इफ वाइफ इज ग्रेटर देन 18 ईयर्स ओल्ड, तब आप सेक्स कर सकते हैं विदाउट हर कंसेंट। अगर 18 ईयर्स बिलो है, देन इट वुड अमाउंट टू रेप। समझ गए बच्चे? नाउ व्हेन वुमेन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट, इट इज रेप। ओके, तभी भी इसका मतलब कंसेंट जब आप लोगे, दैट शुड बी क्लियर इन वर्ड्स, and consent could be by words, gestures or any form of verbal and non-verbal communication. But if a woman doesn't resist, अगर वो resist नहीं कर रही है to the act of penetration, that doesn't mean that she is consenting. Remember that. तो कंसेंट लेना आपको ज़रूरी है, वो आप वर्ड्स से हो सकते हैं, उसकी जेस्चर से, उसके किसी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। बट अगर वो कंसेंट नहीं दे पा रही है और रेजिस्ट भी नहीं कर रही, तो आप ये नहीं समझेंगे कि उसने कंसेंट दे दी है। ऑल राइट, सो ऑल कंडीशंस ऑफ द वैलिड कंसेंट आर एप्लीकेबल, राइट। बच्चे जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, दैट इज़ जो हम कंसेंट पे इतना जोर दे रहे हैं, ये कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्रीली कंसेंट। इट मीन्स इट शुड नॉट बी फोर्स्ड कंसेंट, फोर्स बाय फोर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय फियर नहीं होनी चाहिए, डर के मारे ना दी उसने, या जोर ज़बरदस्ती से ना दी हो। कंसेंट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, अब आपके सामने बच्चे इस रेप में ही प्रोविजन में देखिए, आपको दो चीज़ें की ऊपर बात की गई है, दैट इज़ विल एंड दैट इज़ कंसेंट, राइट, विल एंड कंसेंट। सो व्हाट डज दिस मीन्स, इससे क्या आइडिया मिलता है आपको? देखिए, रेप इज़ कमिटेड अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। बहुत जगह सुनने को मिलता है अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। एक्ट डन अगेंस्ट हर विल is wider than against her consent. Okay, act done against someone's will is always without her consent. अगर will नहीं है उसकी, तो consent भी नहीं होगी। Okay, if no will, no consent. Right बच्चे? But vice versa is not true. That is, act done could be with the consent, मतलब consent हो सकती है, but will ना हो, ये केस होता है। राइट, ये कब है? फोर्स्ड कंसेंट, जब आपने डर से उससे कंसेंट लिया, तो उसने कंसेंट तो दे दी, बट उसकी विल तो नहीं है। ऑल राइट, जैसे एग्जाम्पल है सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन बाय अ वाइफ एज्यूमिंग हिम टू बी हर हस्बैंड। हियर मिस्टेक ऑफ फैक्ट लाइज, राइट, विच शोज दैट शी हैज़ कंसेंट बट नॉट विल। विल नहीं है उसकी दूसरे पर्सन के साथ करने की में, शी थॉट दैट ही इज वॉज हिज हस्बैंड, राइट। सो लाइक अ गर्ल हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, एक गर्ल है, उसको इंटॉक्सिकेटेड किया गया है, और अ गर्ल अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट गिव हर कंसेंट। इंटॉक्सिकेटेड वजह से वो हाँ कर देती है, बट दैट डजेंट मीन शी वॉज विलिंग टू डू दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो अब आपको समझ में आया विल और कंसेंट में डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग बच्चे, हमने एक आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन सेक्शन 354 किया है लास्ट, आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, एंड अब हम रेप कर रहे हैं। तो रेप और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चे, मेन डिफरेंस है, अगर एक्ट किसी भी सेक्शन, जो 375 हम पढ़ेंगे, ए बी सी डी इसके पार्ट्स जो करने वाले हैं, इनमें से कुछ भी हुआ तो वो रेप में आ जाएगा। अगर इनमें से वो एक्ट, इनमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, देन इट विल आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, वो 354 में आ जाएगा।
ऑल राइट. अटेम्प्ट्स टू डू एनी ऑफ द एक्ट फॉलिंग अंडर सेक्शन 375 वो भी बच्चे अटेम्प्ट टू रेप माने जाएंगे. ठीक है, समझ में आया 375. वाइफ का केस अच्छे से समझ लीजिए बच्चे. इन इंडिया अ मैन विल नॉट बी लाइबल फॉर रेप इफ ही कमिट सेक्शुअल इंटरकोर्स विद his wife, even if the sexual intercourse was without her consent or against her will, right? But if the wife is of the age of 18 years or less, then क्या होगा बच्चे? He will be liable for the rape even if there was consent of the wife. All right, this is your all about section 375. Now coming to the punishment of बच्चे this rape. आपके बच्चे सेक्शन 376 में केसेस दिए गए हैं डिफरेंट, जिसमें अकॉर्डिंगली पनिशमेंट है. देखिए, पनिशमेंट फॉर रेप जो होता है वो 10 years प्लस फाइन है. बट देर आर सर्टेन केसेस जो आपको A to N आई थिंक केसेस दिए गए हैं बुक में, आप रीड कीजिएगा. बहुत अच्छे केसेस हैं, लाइक रेप ऑफ अ वुमेन ऑफ अंडर 16 years ऑफ एज, जो मैंने आपको अमेंडमेंट करवाई थी. 20 years पनिशमेंट है उसमें. एंड इट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स नेचुरल लाइफ. ओके, एंड इनमें फाइन भी होता है बच्चे. जो फाइन किसको दिया जाता है? विक्टिम को दिया जाता है. फाइन इज पेड टू victim. So read all the cases that are very important. Section 376 gives you punishment of the rape and section 375 define the definition of the rape. Okay. आपके बच्चे 376A है बुक में, that is rape causing death or permanent vegetative state, राइट. बहुत सीरियस क्राइम है, इसमें आपकी डेथ पेनल्टी तक चली जाती है. द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट गर्ल रेप विद अ गर्ल अंडर 12 years ऑफ एज. ओके, इसमें भी डेथ पेनल्टी जाती है. सो दीज आर द सीरियस क्राइम. गिव अ रीडिंग टू देम, यू विल अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम कमेंट्स बिलो, आई विल मेक डिक्टेट ऑल द सेक्शंस accordingly. Now coming to बच्चे section 376B. Okay, section 376B talks about rape by husband during the separation with the wife. Okay बच्चे, जब husband and wife separate हैं तब husband अगर wife के साथ rape करे then क्या होगा? देखिए, if a lady is living separately under any of the decree of judicial separation, right, or deserted by his husband, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जब उनको जुडिशली सेपरेट किया जाता है एंड दे आर लिविंग सेपरेटली. एंड इन दैट केस इफ हस्बैंड कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, रिमेंबर दैट बच्चे, हियर इज विदाउट कंसेंट. ओके, देन ही वुड नॉट लायबल फॉर रेप. ये रेप नहीं होगा. ओके, he would not liable for rape as this is still continues to be his wife, right? अभी भी वो उसकी वाइफ ही है. तो उस केस में क्या होगा? he will not be liable for the rape and in such cases man would be liable under this section. वो इस सेक्शन के अंडर लाइबल हो जाएगा. ठीक है, विदाउट कंसेंट अगर किया है तो उनमें वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट इट कुड बी अ पनिशमेंट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन. All right, now coming to the next section, that is your section 376C, that talks about sexual intercourse not amounting to rape by a person in authority. ये करने की बात है बच्चे, पर्सन इन अथॉरिटी. अगर किसी अथॉरिटी या ड्यूटी के अंडर पर्सन है, राइट, एंड इफ ही कमिट्स द रेप ऑफ द वुमेन, देन व्हाट punishment he is going to be get. So what your section 376 says elaborately बच्चे, also known, इसमें भी क्या है बच्चे, रेप में नहीं आएगा, डेफिनेशन रेप में नहीं आएगी और वो सेपरेटली 376 के सी के अंदर चार्ज होगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अ डॉक्टर, राइट, हु इज स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, राइट, and if he conducts or seduces the woman for having sexual intercourse, okay, for having sexual and the woman with her full consent entered into sexual act, woman भी हो जाती है, then he would, though not liable for the rape, but under this section, as the doctor is said to have misused his authority or position
एज बीइंग अ डॉक्टर ही हैज़ द राइट टू एंटर द रूम ऑफ द पेशेंट. देखो राइट है उसका रूम में आने का भी, ट्रीट करने का भी, बट उसने अथॉरिटी में रहते हुए वुमेन के साथ रेप किया है. ही हैज़ मिसयूज्ड द पावर ऑफ हिज ड्यूटी, राइट, misusing the position. Therefore he sexually aroused her either by the talks or by showing any pictures or whatever. So here he would be liable under section 376C. ओके, दिस वॉज डॉक्टर का जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है बच्चे. अथॉरिटी में कोई भी पर्सन हो सकता है हु इज़ इन द ड्यूटी, जिसके अंडर कोई वुमेन काम कर रही है या वो उसके ऊपर उसकी ड्यूटी बनती है टू टेक केयर ऑफ हर, राइट. Now बच्चे, coming to the next section, that is 376D. okay, it talks about gang rape. ध्यान से समझना बच्चे, गैंग रेप में क्या है. इफ़ देयर आर 4 to 5 person and acting under the common intention, right, common intention हो, okay, and 2 or more than 2 person होने चाहिए बच्चे, right, acting upon their common intention commits rape upon her, put even of actual penetration not caused by one or more of them. देखिए अगर ज़्यादा बंदे हैं, अगर उनमें से किसी एक या दो ने एक्चुअल पेनिट्रेशन नहीं भी किया है, still all of them would be liable. Remember that thing, all of them would be liable, okay, for the offense of gang rape. But if अगर उस गैंग रेप में बच्चे, गैंग में कोई एक वुमेन है या एक दो कोई भी वुमेन है, राइट, दे वुड नॉट बी लाइबल फॉर गैंग रेप एज शी कैन नॉट पेनिट्रेट. ओके, ये हमारा गैंग रेप कहता है. उसके बाद बच्चे हमारा एक केस आया इसी का ही, दैट इज प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ओके, प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. तो ये हमें क्या कहता है बच्चे केस. इट वॉज हेल्ड दैट सिंस अ वुमेन हरसेल्फ कैन नॉट कमिट रेप under section 375, so she also can't form the common intention to commit rape. ठीक है, अगर रेप की डेफिनेशन में वुमेन नहीं आती है तो वो गैंग रेप की डेफिनेशन में भी नहीं आएगी. ठीक है, एंड शी कांट बी लाइबल फॉर गैंग रेप. In this case, Supreme Court didn't answer the question as to whether she can be held liable for abatement of gang rape or not. ठीक है, क्वेश्चन क्या उठा, क्या फिर वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होगी, क्योंकि हेल्प तो उसने की होगी ना, राइट. बट अपॉन द क्वेश्चन बीइंग रिवर्टेड बैक टू द ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया, एंड इट वाज हेल्ड बाय द ट्रायल कोर्ट दैट शी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर अबेटमेंट. ठीक है, अबेटमेंट के लिए लाइबल होगी बट गैंग रेप के लिए लाइबल नहीं होगी. ठीक है, ऑन सम लॉजिक शी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस अबेटमेंट बट नॉट फॉर गैंग रेप. नाउ एक एग्जाम्पल आता है बच्चे, इफ़ देयर इज़ लाइक हस्बैंड एंड अ वाइफ, एंड वाइफ इंड्यूस्ड सम लेडी एक्स. एक हस्बैंड है और वाइफ है, और वाइफ ने किसी लेडी एक्स को इंड्यूस किया टू कम टू हर हाउस, एंड इफ एच along with his friends commits the rape now on her, then even the wife could not be held liable direct for the gang rape. Remember that. ठीक है, still H is liable for gang rape, but it is not necessary that the act has been committed in furtherance of common intention. Even if such act has been committed by a person constituting group not acting in the furtherance of this common intention, still all the people will be liable for this gang rape, but this woman would not be liable, right? She would be liable for abatement of gang rape. Okay बच्चे, ठीक है. अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, जो हमने एक 376A किया था, 376A जो कि क्या था आपका, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम. तो आपका एक 376A एंड 376E. ठीक है, ई आपका क्या कहता है, फॉर रिपीट ऑफेंडर्स. तो सिर्फ इन दो केसेस में ही डेथ पेनल्टी हमारे आईपीसी में दी गई है, right? Death penalty is only given in these two sections, right? So this is all about your of sexual offenses. But before concluding these group, I would like to share a case
with you, that was State of Punjab वर्सेस गुरमीत सिंह। बहुत ही बढ़िया केस रहा है बच्चे। ये मैं स्पेशल इसलिए करवा रही हूँ कंक्लूजन से पहले, ताकि आपको इस केस में जो बढ़िया जजमेंट्स दी गई, अमेंडमेंट्स दी गई, वो इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू सेक्सुअल ऑफेंसेस। राइट, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे। यू कैन राइट इन एग्जाम्स टू फॉर getting extra marks. It will also show how much knowledge you have about these offenses, right? So हमारे इस केस में बच्चे बहुत सारी जजमेंट दी गई। The very first was the evidence of the prosecutrix alone can be sufficient for the purpose of proving rape, but as a matter of prudence other corroborative evidences should also be required by the court. ठीक है, एविडेंस के केस में क्या है, मेन एविडेंस इज ओनली इनफ। ठीक है बच्चे, अदर एविडेंसेस भी हो जाएंगे बट मेन एविडेंस ही इनफ है रेप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ओके, सेकंड जजमेंट जो आई वो क्या थी बच्चे, द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन इज इमैटेरियल इन द मैटर ऑफ रेप। जैसे हमने वो कठुआबाई का रेप केस, मथुराबाई रेप केस किया था बच्चे, उसमें कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया गया था लेडी के, दैट शी यूज टू डू सेक्सुअल एक्ट्स इन हर हिस्ट्री बिफोर मैरिज, बट नाउ व्हाट इज दैट, कैरेक्टर ऑफ द वुमेन वुड नॉट बी क्वेश्चनड। ओके, वो इमैटेरियल रहेगा रेप केस से रिलेटेड, चाहे वुमेन की हिस्ट्री या प्रेजेंस कैसी भी हो, बट इफ रेप हैपेंड यू कैन नॉट क्वेश्चन अबाउट हर कैरेक्टर। The third major amendment was the rape trials should be conducted in camera. Okay, जो भी rape trials होंगे वो एक कैमरा में होंगे। कैमरा here means बच्चे a room, right? A closed room. General public not allowed. Only people related to the case is allowed. Okay, जैसे एक open court होती है, it is not an open court. Open court नहीं है, एक closed रूम होता है, and only the people related to that case would be allowed. That's the very good thing that happened. Next was the judge shall as far as possible avoid mentioning the name of the victim in its orders and judgments. Okay, so name of the victim जितना हो सके जज को ये ध्यान में रखना होगा कि नेम ऑफ द विक्टिम कहीं पर भी मेंशन ना हो। ऑल राइट, देन next was the trial shall be conducted preferably by a lady judge. So lady judge prefer की जाए। ठीक है, okay, lady judge must be preferred. However, that is not a rigid rule. Male judges भी हो सकते हैं। Then next one was the press shall not publish the proceedings excepting with due permission of the court. Okay, so प्रेस पर भी एक लिमिट लगाई गई बच्चे पब्लिश करने के लिए, सिर्फ कोर्ट की परमिशन के बाद ही वो पब्लिश कर सकते हैं पर्टिकुलर केस। देन नेक्स्ट वन इज अ डिले इन लॉजिंग ऑफ द FIR इन रेप केस विल नॉट पर से इफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। ओके, डिले वुड नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। Right? As in the cases of rape, the social stigma and the fear involved would restrain the victim and her family to file FIR. Everybody knows बच्चे, after rape there is the mentally pressure, right? एक स्टिग्मा हो जाता है सोसाइटी में। यू जस्ट थिंक कि अगर हम ये बाहर लेकर आए तो शायद हमारी इमेज डाउन हो जाए, राइट? एक जो हमारा सोशल फियर होता है, एक जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है बच्चे, नोबडी वांट्स टू क्रॉस दैट एंड वी आर कन्फाइंड इन जस्ट जनरल थॉट्स कि हम बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए कई बार आफ्टर द रेप विक्टिम शायद अपनी फैमिली से भी डिस्क्लोज करते हुए ये चीज़ें या ये मैटर को डरती है। दैट्स वाई डिले होना एक पॉसिबिलिटी है ऐसे केसेस में, एंड डिले डजंट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। Then the next is the court shall ensure that unnecessary, indecent, insulting words should not be asked to the victim. कोई भी question ऐसा उससे victim से ना पूछा जाए ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द केस जब भी चल रहा हो बच्चे। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी
सर्टेन सेक्शंस दिए गए हैं जो इस चीज़ को रोकते हैं 151 एंड 152 दैट द इंसल्टिंग और अननेसेसरी क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड टू द विक्टिम. ओके, सो दैट वाज द वेरी वेरी गुड केस जिसमें ये सब बातें आई एंड यू मस्ट नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सेक्शुअल ऑफेंसेस. सो बच्चे, टुडे वी हैव डन टिल 376E. We have done today the most important section of IPC, and in next video we are going to start the next section. Till then, read all the sections which we have skipped in between and read all the cases, examples, understand them fully. Till then, goodbye. Thank you.